किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल के इस अंक में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं खंडवा के समीप गांव कुंदई माल में, जहां पर आज हम कृषि सामयिक चर्चा करेंगे। हमारे बीच में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। आइए अब हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, जो कि साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से। रश्मि जी, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश परसाई जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं बीएम कृषि महाविद्यालय खंडवा से। सतीश परसाई जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर सुभाष रावत जी भी मौजूद हैं। सुभाष रावत जी भी साइंटिस्ट हैं। आप हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से। सतीश रावत जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए किसान भाइयों, कृषि के ऊपर जो सामयिक चर्चा है उसकी हम शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर सतीश परसाई जी से। सतीश परसाई जी, सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो कृषि में जो सामयिक कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार के सामयिक कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। यहाँ तक सामयिक कार्य का प्रश्न है, रबी फसलों को लगाने का काम इस समय चल रहा है। रबी की गेहूँ और चना की फसल किसान भाई लगा रहे हैं, और ये दोनों तरीके से लगा रहे हैं। कुछ जगह पलेवा दे करके, पहले पानी दे करके और फिर गेहूं चना लगा रहे हैं, या कुछ जगह बुआई करने के बाद अपना फसल लगा रहे हैं। तो खेत की तैयारी इस समय करना है इनको, और जहां बोनी हो चुकी है वो सिंचाई की व्यवस्था जमाना है। और फिर थोड़े दिन बाद जो है इसमें खरपतवारों का भी प्रबंधन वो भी देखना पड़ेगा। खरपतवार नाशक भी इसमें डाले जा सकते हैं। इस प्रकार से अभी ये सामयिक कार्य करना है। और कपास यदि किसी के खेत में है तो कपास में चुनाई और भंडारण का काम करना है, जिसमें हमें विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है। जी, तो सतीश परसाई जी से हमने बातचीत करी और कृषि में कौन से सामयिक कार्य इस समय किए जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। आइए बात करते हैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी से। रश्मि मैम, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो केवीके की जो ट्रेनिंग आप देते हैं, तो केवीके की आप कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल सर, जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें जहां हम खड़े हैं कुंदई माल में, यहाँ पे हमने इस गांव को, कुंदई माल को न्यूट्री स्मार्ट विलेज में चयन किया है। इसमें जितनी भी न्यूट्रिशन से संबंधित गतिविधियां रहती हैं वो हम इस गांव में यहाँ पे आके भी करते हैं, और यहाँ के लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र में बुलाकर भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे बात करें महिलाओं की, तो कृषि में महिलाओं की भागीदारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मेन तो स्वास्थ्य को लेकर भी है, तो वहाँ पे हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन या एफएलडी लगाए हैं पोषण वाटिका का। पोषण वाटिका का मतलब है, सब्जियां तो लोग सभी लगाते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जी लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इनको ऐसे पूरा प्लान करके बताया है कि जो हमको सब्जियों से सारे पोषक तत्व मिले, जैसे 5-6 जो पोषक तत्व रहते हैं, वो सारी चीज़ें उनको उस गृह वाटिका से मिल पाए। तो आज भी हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं पे रवि सीजन में जो पोषण गृह वाटिका हमको तैयार करनी है, उसमें हमने अपनी बहनों को 8 तरह के बीज दिए हैं और 3 तरह की पौध दिए हैं, जिसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर, मटर, लाल भाजी, मेथी, पालक और धनिया। इस तरीके से हमने इनको यहाँ पे सब्जियों के बीज दिए हैं, और उनको 200 से लेके 250 स्क्वायर मीटर का एक वाटिका तैयार करेंगे। साथ में ये सुरजना का पौधा और नींबू, संतरा और अमरूद, इस तरीके से फलदार पौधे भी लगाएंगे, तो जिससे इनकी ये पोषण वाटिका पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। जी, रश्मि जी, जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है जी, तो क्या उन्होंने कुछ अपना कार्य प्रारंभ किया, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? बिल्कुल। यहाँ पे हमने अभी 5 दिन का विकसित भारत के अंदर प्रशिक्षण दिया था, जिसमें हमारे महिलाओं ने वैल्यू एडिशन पे किया था। कुछ महिलाओं ने तो काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे कुंदई माल से अचार का प्रशिक्षण लेके अचार वो बना रहे हैं। माधुरी नाम से वो यहाँ से वो सेल कर रहे हैं। साथ में कैटरिंग का काम कर रहे हैं, और मिलेट्स के ऊपर वैल्यू एडिशन किया है, तो उससे मिलेट्स का दलिया, आटा और रागी के बिस्किट वगैरह बना के महिलाएं इस काम को कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ट्रेनिंग तो ली है साथ साथ में, लेकिन महिलाओं ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। रश्मि, जो महिलाएं काम कर रही हैं, तो क्या आपका जो केवीके है उसके द्वारा कोई फॉलो अप उन महिलाओं के लिए रखा जाता है?
बिल्कुल सर, उनको समय समय पर उनका फॉलोअप लेते हैं, उनको जो तकनीकी समस्याएं आती हैं उसका हम लोग निदान करते हैं, साथ में उनको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए उसकी सलाह समय समय पर उनको दी जाती है। जी रश्मि जी, जैसा कि आपने बोला कि कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स भी आती हैं उनको, जी। किस प्रकार की ये समस्याएं होती हैं जो इनको फेस करने पड़ती हैं? जैसे तकनीकी रूप से अगर हम बात करें, जैसे मान लो रागी के बिस्किट हैं, जी, जी। जो आज के समय की मांग है, तो उसके हिसाब से जैसे मिलेट्स की अपन बात कर रहे हैं, तो रागी के बिस्किट में हम अगर खाली रागी के बिस्किट बनाते हैं तो वो प्रॉपर नहीं बन पाते। उसमें क्या चीज़ ऐसा हम उसमें मिलाएं जिससे हमारा जो बिस्किट है वो अच्छे से तैयार हो और लोग उसको पसंद करें। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो उनको समस्याएं आती है, जो मार्केटिंग में थोड़ी सी लोग बोलते हैं, उस हिसाब से उनको हम न्यूट्रिशन तो जो फॉलोअप में आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको देते रहती हैं। वही रश्मि जी, हम बात करते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मार्केटिंग की आप किस तरीके से प्लानिंग्स होती हैं और आप क्या क्या उनको सलाह देती हैं, किस प्रकार से अच्छी मार्केटिंग की जाए ताकि उनका जो उत्पाद मार्केट में जा रहा है वो तुरंत बिक जाए? पहली सलाह तो ट्रेनिंग में इनको यही दी जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। जी। अगर आप अपना प्रोडक्ट है उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको पैकेजिंग करेंगे, प्रॉपर उस पर लेबलिंग होगी, न्यूट्रिशन की जो पॉइंट रहते हैं वो आपके अगर फुल होंगे तो आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साथ में यहाँ पे एक FPO भी चल रहा है, एक NGO है, उसके माध्यम से उसमें भी उनको हम लोग सलाह देते कि उनसे कॉन्टेक्ट करें। कलेक्टर सर से बात करके भी एक कलेक्ट्रेट में भी एक शॉप खुलवाई गई है, वहाँ से भी वो मार्केटिंग करते हैं। तो समय समय पर उनसे फॉलो अप लेके और उनको हाट बाज़ार इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हुए उनको मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ाते हैं। जी, बहुत अच्छी। तो देखा किसान भाइयों, किस प्रकार रश्मि जी ने हमें बताया कि ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग देने के बाद जिन्होंने अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर लिया है, लगातार उनके साथ फॉलोअप भी बनाए रखते हैं और साथ में उनको आने वाली जो तकनीकी समस्याएं हैं और विशेष तौर पर जो मार्केटिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए उसके लिए भी ये प्रयासरत रहते हैं और गाइडेंस इनको मिलता रहता है। किसान भाइयों, हमारे बीच में रावत जी भी मौजूद हैं। आइए हम रावत जी से भी बात करते हैं। रावत जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आप वहाँ पर देते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की ट्रेनिंग हम वहाँ करते हैं। एक तो इन सर्विस लोगों के लिए होती है जो कि कृषि के क्षेत्र में ऑलरेडी किसी न किसी विभाग में या किसी NGO में या किसी अन्य संस्था में काम कर रहे हैं। उनकी जो आवश्यकता होती है टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर समसामयिकी कार्यों से संबंधित, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, वो इन सर्विस ट्रेनिंग के दायरे में आती है। दूसरा हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो फार्मर्स को देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के अंतर्गत देते हैं। वो ट्रेनिंग्स में हम जो किसानों की समस्याएं होती है उन किसानों की समस्याओं को चिन्हित करके उन समस्याओं को दूर किस प्रकार करें और किसान अपने स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन है उनसे उन समस्याओं से कैसे निपटारा करें, उस पर हम ट्रेनिंग देते हैं। ये अलग अलग विषय पर होती हैं, जैसे पशुपालन पर होती है, फसल उत्पादन पर हो सकती है और साथ ही साथ सब्जी उत्पादन पर हो सकती है। इस प्रकार से हम अलग अलग विषयों पर जो हमारे वैज्ञानिक साथी हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। वो होती है कृषकों के डिमांड के आधार पर। जी रावत जी, जैसा कि आपने बताया कि कई तरीके की आप ट्रेनिंग करा रहे हैं जिसमें कृषि भी है, पशुपालन भी है। तो रावत जी, महिलाओं का भी पशुपालन में एक बड़ा योगदान रहता है, तो महिलाओं का कितना रुझान आपको देखने को मिलता है? पशुपालन की ट्रेनिंग महिलाएं कितना लेती हैं? यदि हम महिलाओं की प्रशिक्षण की बात करें खास करके पशुपालन विषय पर, तो हम पाते हैं कि जब हम गांव में देखते हैं पशुपालन का कम से कम 80% काम जो है महिलाओं पर निर्भर है जी। और यदि पशुपालन को आगे ले जाना है, पशुपालन को हमें आजीविका का मुख्य साधन तक पहुंचाना है, तो महिलाओं का इस पर अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से हम दूध की क्वालिटी बढ़ाएं, उस पर उनका ध्यान आकर्षण करते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन करें जिससे कि वो बीमारियों से बचें, उस पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ और भी जो दूसरे पशु हैं, खास करके हम जैसे बकरी पालन की बात करें, यदि हम पक्षियों में आते हैं तो मुर्गी पालन की बात करें, तो ये पूरे के पूरे जो व्यवसाय हैं मुख्य रूप से महिलाओं पर ही
आश्रित होते हैं और घर के पुरुष तो मेन खेती के मुख्य कार्यों में व्यस्त होते हैं, इसलिए ये महिलाओं को ही करना होता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इन विषयों पर महिलाओं को ही हम क्या करें कि उनको समझाएं और उनको संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हैं। जी, तो रावत जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग्स है उसके सतत प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा द्वारा किए जा रहे हैं और विशेष तौर से जैसा कि उन्होंने बताया कि पशुपालन के क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्से ले रही हैं। किसान भाइयों और बहनों, हमारे बीच में कृषक महिला बहनें भी इस समय मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है, आप हमें बताइए। प्रभा भाई। प्रभा जी, आप क्या करती हैं? खेती किसानी से किस प्रकार आप जुड़ी हुई हैं? खेती किसानी से गेहूँ, चना, सोयाबीन जो बोते हैं। जी जी जी। और कृषक बहनें भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सावित्री भाई। क्या करती हैं आप? आंगनबाड़ी में सहायिका हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलिए आइए बातचीत करते हैं। सर, मेरा नाम लाली शिंदे है और हम स्वयं सहायता आजीवन स्वयं सहायता से जुड़े हुए हैं। हमारा समूह गांव में बहुत विकसित हो रहा है और केवीके में हमने मोरिंगा की ट्रेनिंग ली थी और अचार पापड़ की भी ट्रेनिंग ली थी। तो हम लोग अचार का भी करते हैं और कैटरिंग का भी करते हैं। मैं विनायक आजीविका से अंतिम बाला पटेल। सर, हमने केवीके से मिलेट्स पर ट्रेनिंग ली है। क्यों ना हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो हमारे आसपास हम किसान उगा भी सकें और उसी को हम मूल्य संवर्धन कर सकें। तो हम लोगों ने मिलेट्स दलिया बनाना शुरू किया। उसके बाद मल्टीग्रेन आटा है और मल्टीग्रेन दलिया है और साथ ही मिलेट्स के जो जैसे कि रागी है, ज्वार, बाजरा, इनके हमने बिस्किट भी बनाना शुरू किए हैं। पर अभी जैसे चने की फसल हमने लगाई है खेतों में, तो कभी कभी क्या होता है कि चने की फसल एकदम से घेरे घेरे में पीली पड़ने लग जाती है। शायद उसको उकटा रोग बोलते हैं। तो उस रोग का निदान हम पहले से ही कैसे कर सकते हैं? जिस भूमि में ये एक बार लग जाता है उस भूमि में बार बार इसके आने की संभावना रहती है। तो उकठा रोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम बीज उपचार करके बीज को बोएं। यदि बीजोपचार हमने कर दिया है तो निश्चित रूप से फिर उकठा की समस्या नहीं आएगी। या ऐसे खेत जो जिनमें वो हो रहा है प्रभाव पड़ रहा है, उन खेतों में बदल करके चना ना लगाएं, उन खेतों में दूसरे खेत में जहाँ सूखने की समस्या आ रही है वहाँ पर। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि उकठा रोग के कारण सूख रही है या ऊदी के कारण सूख रही है, इसकी पहचान भी हमको करना पहले ज़रूरी है। तो पहचान का बड़ा आसान सा तरीका है, चने के जो पौधे आपके सूख रहे हैं उनको उखाड़ करके देखिए। यदि वो आसानी से उखड़ जाते हैं तो मतलब ये है कि वहाँ ऊदी का प्रकोप है, दीमक का प्रकोप है। और यदि वो आसानी से नहीं उखड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर उकठा रोग की संभावना वहाँ पर बनती है। तो जो भी संभावना है उसके हिसाब से हमको व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण है। हम बीजोपचार नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इससे ये सारी समस्याएं आती हैं। तो बीजोपचार करके ही सारी फसलें जो भी लगाते हैं आप रबी मौसम में, उनको आप लगाएं। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर परसाई जी ने। चने में जो उकठा रोग होता है उसका किस प्रकार से निदान किया जाने वाला है। तो देखिए किसान भाइयों, किस प्रकार से हमारी जो महिलाएं, जो बहनें हैं, वो किस प्रकार से कृषि से जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ ट्रेनिंग ले रही हैं बल्कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाने के लिए भी वे प्रयासरत हैं। तो किसान भाइयों, हमारे बीच में एक बहन ने हमसे सवाल किया है कि पशुपालन किस प्रकार से एक सुनहरा रोजगार बन सकता है। तो आइए इसके बारे में हम रावत जी से जानते हैं। रावत जी, हमें बताइए कि ये जो पशुपालन है, यदि इसको रोजगार के रूप में अपनाया जाए तो ये कितना अच्छा रोजगार और लाभदायक धंधा सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक किसान जो है वो खेती के साथ साथ पशुपालन सहायक व्यवसाय के रूप में करता है। सहायक व्यवसाय का अर्थ ये होता है कि जो हमारे डेली नीड्स के खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति कृषक भाई पशुपालन से करते हैं। और यदि पशुपालन को मुख्य व्यवसाय में लेकर यदि किसान भाई जाना चाहते हैं तो मुख्य व्यवसाय में जाने के लिए ये दो चीज़ें हैं। या तो वो दूध व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, या तो नर पशुओं के विक्रय या क्रय का जो व्यवसाय है
पहले उनको नर पशुओं को पालें और उसके बाद उनको बड़ा करके विक्रय करें। ये दो प्रकार से पशुपालन में मुख्य रूप से हम व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। दोनों ही तरीके से यदि हम व्यवसाय करना चाहते हैं तो कुछ मुख्य बातों को हमें ध्यान रखना होता है जिससे कि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सके। जैसा मुख्य रूप से पशुओं का आहार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु होता है जिस पर कि कई बार या तो मौसम के कारण या तो कृषक की जागरूकता की कमी के कारण ध्यान नहीं दे पाते हैं और अच्छे स्वस्थ पशु भी बीमारी की ओर बढ़ जाते हैं और उनकी जो है मूल्य है वो एकदम बिल्कुल बहुत तेज़ी से घट जाता है। और जैसा कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ठंड का मौसम प्रारंभ हो चुका है और इस ठंड से भी हमें अपने पशुओं को बचाना होता है, वरना फिर पशु जो है बीमार हो जाते हैं और बहुत सारा जो पैसा है हमारे किसान भाइयों का पशुओं के इलाज में ही खर्च हो जाता है। तो इन मुख्य बातों का पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना होगा। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि रावत जी ने बताया कि पशुपालन में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उनका रख रखाव, उनका खाना पीना और सही समय पर दवाई, टीके इत्यादि का यदि आप उपयोग करते हैं तो पशुपालन एक बहुत अच्छा लाभ का धंधा बन सकता है। आइए और दीदियों से हम बात करते हैं। तो नमस्कार, आप जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस समय, क्या आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी, पूछना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें पहले स्प्रे नहीं लगते थे इतने, आजकल हम बहुत स्प्रे देते हैं, उसका क्या कारण है? गेहूं की बुआई में जो स्प्रे देते हैं, दवाइयों का जो स्प्रे दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहती हैं? गेहूं में कुछ समस्या पहले के मुकाबले, गेहूं में पहले कीटनाशक का बिल्कुल नहीं उपयोग होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार की समस्या आने लगी है कि गेहूं में कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई देने लगा है। उसमें दो प्रकार के कीट साधारण तौर पर आ रहे हैं, तनाछेदक कीट आ रहे हैं और भूमिगत कीट की समस्या आ रही है। तो हमें जो समस्या बढ़ गई हैं वो किसी न किसी कारण, हमारे कारण ही बढ़ती हैं। और कीट प्रबंधन में जहाँ तक हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि केवल कृषि रसायनों पर निर्भर ना रह कर के आप विविध मोर्चों से कीड़ों के विरुद्ध में लड़ाई लगी। एक विशेष सावधानी ये रखने की आवश्यकता है, जैसे आपने बताया, उदाहरण दिया गेहूँ, हो सकता है आप गेहूँ के बाद गेहूँ उस खेत में हर साल लगा रहे हो, तो इस कारण की समस्या आ रही हो तो फसल चक्र अपनाएं। यदि हमने गेहूं लगाया है तो अगले वर्ष उसकी फसल न लेते हुए वहाँ चना लगाएं और अंतर्वर्ती फसल लगाने की भी मैं अनुशंसा करूँगा। अंतर्वर्ती फसल लगाएं जिससे इन कीट व्याधियों को संरक्षण और उसके रोक में हमें लाभ मिलेगा। तो ये विशेष रूप से अपने को सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी, तो रावत जी ने हमें कीट प्रबंधन से किस प्रकार से कीटों से पौधों की और अपनी फसलों की रक्षा करना है उसके बारे में बताया। आइए मित्रों, हमारे बीच में बहन है, वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रही है हमारे विशेषज्ञों से। आप कुछ पूछना चाह रही थी तो आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकती हैं। जी सर, मैं आदरणीय मैडम से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिलेट्स का काम कर रहे हैं, मिलेट्स के आइटम बना रहे हैं, तो उसमें हम बिस्किट भी बना रहे हैं मिलेट्स के, तो उसकी शेल्फ लाइफ हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? जैसा कि मिलेट्स बनाते हैं तो मिलेट्स से जो बिस्किट्स बन रहे हैं, रश्मि मैम, मिलेट्स से जो बिस्किट्स बन रहे हैं, तो बहन पूछना चाह रही हैं कि यदि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना हो तो वो किस प्रकार से शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है? वैसे तो बिस्किट की सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें आर्द्रता या मॉइस्चर नहीं होता है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे वो हम मिलेट्स के बनाएं, चाहे हम कोई वो और अनाज के भी बनाएंगे बिस्किट, तो हमें ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव डालना नहीं है। सिर्फ हमको उस पर पैकेजिंग पे ध्यान देना है। जो हम उसकी पैकिंग करते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें बाहर के हवा अंदर बाहर नहीं हो। पैकिंग जैसे आप पॉलीथीन की करते हैं तो पॉलीथीन की भी पैकिंग हो। आप मार्केट में भी देखते होंगे कि जो पैकेजिंग आती है वो प्रॉपर सील बंद आती है ना। बिस्किट्स में प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम जब प्रोसेसिंग फल और सब्जियों की करते हैं या कोई उत्पाद बनाते हैं तब उसमें हमको प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक डालने की ज़रूरत पड़ती है। जी रश्मि जी, प्रसंस्करण भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल। और हमारी तमाम महिलाएं, जो हमारी बहनें, वो प्रसंस्करण से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। प्रसंस्करण को लेकर आप क्या टिप्स देना चाहेंगी और ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो बनाए जा सकते हैं जो लंबे समय तक के लिए भी उपयोगी हो और लाभ भी हमें देकर जाएं?
बिल्कुल, बहुत सारे उत्पाद हैं। जैसे आज हम जहाँ कुंदई माल में बैठे हुए हैं, जी। हमारा जो ये क्षेत्र है ये आंवले का बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पे देसी आंवले और जो हाइब्रिड वाले हैं सारे आंवले यहाँ पे होते हैं। आंवले के बहुत सारे उत्पाद हैं जिसको हमारी बहनें बना सकती हैं। जी। आंवला कैंडी है, आंवला सुपारी है, आंवले से ही च्यवनप्राश बनाया जाता है। आप लोग ने कई ब्रांड के नाम सुने होंगे, है ना, कई कंपनियां च्यवनप्राश बनाती हैं। आप उसका भी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेके उसका भी व्यवसाय कर सकते हैं। आंवले का अचार है जो हमारी माधुरी जी बना रही हैं, उसमें आप अपने उसमें भी आप बढ़ा सकते हैं, आंवले के अचार को भी कर सकते हैं। आंवले के साथ साथ हमारे यहाँ मिर्च का क्षेत्र बहुत अच्छा है, मिर्च के उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जाम बहुत अच्छा लगता है, अमरूद जो कहते हैं, अमरूद के भी जैम, जेली, और एक हम यहाँ पे हमारा एक खुद का एक ट्रायल किया हुआ था, अमरूद की हम चीज़ बोलते हैं उसको, हमने अपनी बहनों को यहाँ बना के भी बताया हुआ है। वो मतलब अमरूद की बर्फ़ी जैसे दिखती है और उसकी शेल्फ लाइफ बिना प्रिजर्वेटिव डाले 6 महीने तक सुरक्षित रहती है वो। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई किसान भाई और रश्मि जी ने कि प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है एक बहुत बड़ा एक विस्तारित क्षेत्र है। यदि प्रसंस्करण से जुड़ते हैं किसान भाई बहन, यदि जुड़ते हैं तो निश्चित तौर से प्रसंस्करण एक बहुत लाभ का धंधा बन सकता है। आइए हम बात करते हैं और हमारे बीच में दीदी हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। में पानी की बहुत कमी है तो गेहूँ आधे सूख जाते और आधी उम्बियाँ अच्छी रहती है। उसका कारण खेत में पानी की बहुत कमी है और उम्बियाँ बाकी सूख जाती है, बाकी अच्छी रहती है। कुंभियाँ सूख जाती हैं। आपका नाम क्या है? अलका भाई। प्रश्न पूछा है अलका दीदी ने। परसाई जी, इसका क्या आप इनको हल बताना चाहेंगे कि पानी की जैसे जो कमी है, कुंभियाँ सूख जाती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कमी के लिए तो हमको पानी की कमी में कैसे उसकी पूर्ति की जाए ये करने की व्यवस्था रहती है। सामान्य रूप से हम पुरानी पद्धति से सिंचाई कर रहे हैं जी। तो पानी काफ़ी लगता है। पानी की यदि कमी है तो ऐसी स्थिति में फिर अपन टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई पद्धति इनका उपयोग लेकर के और हम अपने पानी की बचत कर सकते हैं जी। और ऊम्बिया आप सूखने की समस्या बता रही हैं तो सूखने की समस्या दोनों स्थिति में बनती है। एक तो यदि दीमक का वहाँ प्रकोप है खेत में तो ऊम्बिया सूखेंगी, या फिर किसी तना छेदक कीट का प्रकोप आपके गेहूं में होने लगा पिछले वर्षों से तो उसके कारण ये ऊम्बियाँ सूखती हैं। तो पहले अपन सुनिश्चित करें कि किस कारण से ऊम्बियाँ गेहूं की सूख रही हैं। वो कारण निश्चित होने के बाद फिर उसके लिए जो भी उपाय आपको सुझाए जाते हैं वो उपाय करें। जी बिल्कुल, परसाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई और विशेष तौर से जो सिंचाई के ऊपर जो जोर डालने को कहा है वो बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। टपक सिंचाई है या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसका भी इस्तेमाल हमारे कृषक भाई बहन कर सकते हैं। रावत जी, चलते चलते हम आपसे भी संक्षेप में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र और नए नए प्रोग्राम चलाएगा जिससे कि हमारे जो युवा हैं वो भी प्रोत्साहित हों, कृषि से जुड़ें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चलाते रहते हैं, खास करके स्किल ट्रेनिंग पिछले कुछ वर्षों में जो कृषि विज्ञान केंद्र ने कराई है उनके बारे में मैं सभी को बताना चाहूँगा। स्किल प्रोग्राम के अंतर्गत हमने पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग कराई हुई है, साथ ही में CSC की ट्रेनिंग कराई है, जो कि हमारे जो ट्रेनिंग लिए हुए युवा साथी जो हैं CSC सेंटर खोल चुके हैं बहुत सारे। साथ ही साथ हमारे यहाँ मृदा परीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मशरूम उत्पादन पर हमने युवा कृषकों को प्रशिक्षण दिए हुए हैं। इस प्रकार से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण दिए जाते हैं और यदि किसी एक गांव से 10 युवा 5 युवा एक साथ आते हैं और कोई विषय पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तत्पर रहता है कि उनके चाहे गए विषय पर प्रशिक्षण उनको कृषि विज्ञान केंद्र में या उनके अपने गांव में हमारे साथी या हम स्वयं जाकर प्रशिक्षण देते हैं। जी रावत जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि 8 युवा 10 युवा यदि मिलकर आते हैं तो आप उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था KVK में भी कराते हैं या फिर वे जहाँ चाहें वहाँ पे भी आप उनको दे सकते हैं। तो चलते चलते रश्मि जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से महिलाएं कृषि में आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं के उत्थान के बारे में आप क्या कहेंगी और महिलाओं को आगे बढ़ना कितना आवश्यक है? विशेष तौर से यदि हम ट्रेनिंग की बात करें तो बिल्कुल आप संक्षेप में बताइएगा। महिलाओं को आजीविका के लिए हम समय समय पे जो प्रशिक्षण देते हैं
वो उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, और महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। और जो खेती से जुड़े व्यवसाय हैं, अगर महिलाएं उनको अपनाएंगी तो उनका मतलब आत्मनिर्भर बनने में वो सुदृढ़ रहेंगी। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई रश्मि जी ने। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए हुए हम हमारे विशेषज्ञों का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रावत जी का, डॉक्टर परसाई जी का, डॉक्टर रश्मि जी का। आप तीनों का हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रोग्राम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों और बहनों को, और साथ साथ में जो हमारी कृषक दीदियाँ भी जहाँ बैठी हैं, इनको भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं हमारी कृषक दीदियों का, जो हमारे साथ में प्रोग्राम में बनी रही और अपने अपने अनुभव इन्होंने साझा किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।